नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके चैप्टर का नाम है जो कि सेल है। ये सपोर्ट मटेरियल जो कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम और पढ़ते हैं सम क्वेश्चन एंड आंसर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म का संगठन क्या है? प्रोटोप्लाज्म का संगठन क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। हमारी जो कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है और कोशिका के सभी भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। यह कोशिका प्रमुख जीवित द्रव्य होता है। कौन सा द्रव्य होता है? यह कोशिका प्रमुख जीवित द्रव्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है मेन, कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। मतलब कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। जब सेल थ्योरी दी गई थी तो उसमें ये लिखा कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा चैप्टर ही कोशिका का है, तो इससे संबंधित सारी चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव क्या है? ये वे जीव हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। मतलब कि जिन जीवों का निर्माण एक कोशिका से मिलकर होता है वे केवल एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एकल कोशिका जीव की संरचना और आकार का निर्माण करती है और जीव के लिए आवश्यक सभी कार्य करती है। उदाहरण स्वरूप एक अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें सभी जितने भी जैव क्रियाएं होती है वो केवल एक कोशिका की जाती है। जीवाणु हो गए, आपके पैरामीशियम है और कुछ शैवाल होते हैं वो कि एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव क्या है या कौन से जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं? वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहु मतलब मल्टी बहुत सारे, तो मतलब दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण है जानवरों की सभी प्रजातियां हो गई, आपके पौधे हो गए और अधिकांश कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। देखिए परासरण में विसरण बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर देता है। तो परासरण में क्या होता है? परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी पारमिएबल झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती और परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। दूसरा, परासरण में कणों का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात केवल विलायक के कण गति करते हैं। मतलब केवल विलायक के कण गति करते हैं, सोल्यूट विलय के कण गति नहीं करते हैं। जबकि विसरण में विलायक और विलय सोल्यूट एंड सोलवेंट होता है, उन दोनों के कण विपरीत दिशाओं में गति कर सकते हैं। बाहर से अंदर भी आ सकते हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक। परासरण में विलायक के कण, तीसरा है परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। विसरण जैसे मान लीजिए हमने अगरबत्ती जलाई है तो उसकी धुआं की सांद्रता पास में होगी और वो दूर दूर जाएगी, तो वहाँ जहाँ कम सांद्रता होगी वो उसकी तरफ जाएगी। लेकिन परासरण में विलायक के कण, हम विलायक के कणों की बात कर रहे हैं यहाँ परासरण में, तो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। मतलब जहाँ पर विलायक की सांद्रता कम होगी वहाँ पर विलायक के कण गति करेंगे दूसरी तरफ। चौथा, यह केवल तरल में ही होती है। कौन सा? मतलब परासरण केवल तरल में होता है, जबकि विसरण ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कौन सी झिल्ली वर्णनात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है और क्यों? हमने देखा कि हम जो है प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्यों कहलाती है वो। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है क्योंकि यह कुछ पदार्थों को तो कोशिका के अंदर व बाहर आने देती है, परंतु कुछ पदार्थों को न अंदर आने देती है न बाहर जाने देती है। ठीक है, इसलिए इसे वर्णनात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ये कुछ सेलेक्टेड जो पदार्थ है उनको ही कोशिका के अंदर आने देती है और कोशिका के बाहर जाने देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। प्रश्न दूसरा है इसके बाद, यदि कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाए तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक कोशिकांग है, हमारा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। इसे अगर हम हटा दें कोशिका से तो क्या होगा? इसका आंसर है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका से हटा दिया जाए तो कोशिका के पास भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का कोई तरीका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, हमारे जो भोजन करते हैं हम उसे एटीपी के रूप में चेंज करता है, ऊर्जा बनाता है, जिसका कि वह उपयोग कर सके। कोशिका के भीतर प्रक्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, कोशिकाओं के भीतर जितनी भी प्रक्रिया होती है उनको ऊर्जा हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से एज एटीपी के रूप में। तो क्या होगा, ऊर्जा के बिना कोशिका संभवतः मर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पादप कोशिका में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं या प्लास्टिड पाए जाते हैं? हाँ, ये कवक नहीं होता है, यहाँ पे लवक है, तो आप इसको केवल लवक प्लास्टिक कर लें, प्लास्टिड लिख लें केवल, ठीक है। उत्तर इसका होगा, पादप कोशिका में 3 प्रकार के लवक जो पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक। क्लोरोप्लास्ट जो हरे कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है अलग अलग वर्ण के होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट वाइट होते हैं, मतलब उनमें कोई सा भी वर्ण या कलर नहीं पाया जाता। इसके बाद प्रश्न है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य। लाइसोसोम का मुख्य काम क्या होता है? पाचन करना। इसका दूसरा काम अंतःकोश के पाचन, मतलब जब भी कोई कोशिका या हमारे कुछ भी सेल्स नष्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, लाइसोसोम में अपने एंजाइम होते हैं जिनसे वो उस कोशिका का पाचन कर देता है, ठीक है। दूसरा इसके बाद है, प्रश्न है, कौन सा अंग कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है और क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर, ऊर्जा संयंत्र या पावर हाउस, बिजली घर कहा जाता है। हम इसे ऊर्जा संयंत्र भी कह सकते हैं, ऊर्जा घर भी कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं, इंग्लिश में बिजली घर बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो कि एटीपी के रूप में एकत्र होती है। किसके रूप में होती है बच्चों? एटीपी के रूप में जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है। हमारे जितने भी जैविक प्रक्रिया होती है उनमें ये बहुत सी, उनमें से अधिकतर जैविक क्रियाओं में जो है ये काम में आती है। अभी ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, हमारे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन थे तो इतने ही थे इसमें। ये सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन है। प्रश्न, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का क्या कार्य है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का क्या कार्य है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड संश्लेषण और कई विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में मदद करता है। मेन काम लिपिड संश्लेषण करती है और ये दवाओं को निराविषीकरण करने में मदद करता है। अंतर्द्रव्य जालिका पर संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड की मदद से कोशिका झिल्ली उत्पन्न होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे झिल्ली जैवजनन, बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं। इस पर क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उस पर संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड की मदद से कोशिका झिल्ली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जैवजनन के रूप में जाना जाता है। झिल्ली जैवजनन मतलब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के रूप में जाना जाता था। इसके बाद समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं क्या क्या है। इधर समसूत्री विभाजन है और इधर अर्धसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है जो कि हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मक, डिप्लॉयड युग्मक बनते हैं, 1 का 2। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं, मतलब 1 होता है उसका n बनता है, जो निषेचन में भाग लेते हैं। ये देखिए आप, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जनन कोशिकाओं में होता है, और ये किसमें भाग लेता है? निषेचन में भाग लेते हैं। यह विभाजन, समसूत्री विभाजन केवल 1 चरण में पूर्ण होता है और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। उसके बाद केंद्रक में एक ही विभाजन होता है समसूत्री विभाजन में, किंतु गुणसूत्रों की संख्या संसूत्री कोशिका में समान बनी रहती है। जब समसूत्री विभाजन होगा, समान सूत्र मतलब कि उसमें सूत्रों की संख्या समान रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, क्योंकि इसमें एक विभाजन होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो कि सपोर्ट मटेरियल सहायक सामग्री से लिए गए थे। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है बच्चों, इनको अपनी कॉपी में ज़रूर कर लें, और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।